शपथ ग्रहण में 5 घंटे से कम वक्त बाकी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका मंत्रिमंडल जो उनके साथ शपथ लेगा उसकी तस्वीरें आपके सामने। नाम आ चुके हैं। पहला आज आप देखें तो इसमें बहुत बड़ा कोई फेरबदल नहीं किया है प्रधानमंत्री ने। पिछली टीम जो थी वो कंटिन्यू, ऐसा लग रहा है कि वही टीम जो है आगे भी काम करेगी। बड़े नाम अमित शाह, उनके अलावा राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में थे, वो चारों नाम इस बार भी हैं। इनके अलावा और नामों में पीयूष गोयल वो भी इस बार दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, शिवराज सिंह चौहान एक नया नाम सामने आया है इस बार। शिवराज जी पर हम लोग भी बात करेंगे। बाकी हरदीप पुरी, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह। अगर आप सहयोगियों में बात करें तो दक्षिण से टीडीपी कोटे के मंत्री इस बार बने हैं। इनके अलावा लल्लन सिंह, बड़े नाम बिहार से जेडीयू से, वो सामने दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल यूपी से एक सहयोगी जो हैं वो दिखाई दिए हैं। आरएलडी से खुद जयंत चौधरी दिखाई दे रहे हैं। कमोबेश बाकी लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे कि बहुत कोई फेरबदल है सच उन्होंने अपनी टीम के अंदर कोई टिंकरिंग बहुत ज्यादा दिखाई देती तोखन साहू को ले लिया छत्तीसगढ़ से। तोखन साहू छत्तीसगढ़ की आप लोग बात करते हैं कि नाम अभी तक नहीं आया। के सांसद है, बिलासपुर से जीते हैं वो। अभी देवेंद्र भी बता रहे थे उनके बारे में, बताया था वो भी नाम हो सकता है। तो उनका नाम भी अब छत्तीसगढ़ भी जो है वो कंफर्म हो गया। एक अभी जो मतलब एक जारिंग नोट जो दिखाई देता है वो यही है कि अजीत पवार फैक्शन से कोई नाम नहीं है। आपने बताया शायद उनकी नाराजगी भी इस बात को लेकर के है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल उनको इस पहले मंत्रिमंडल में तो जगह अजीत पवार के खेमे से किसी को नहीं मिली है। वैसे भी अजीत पवार को देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत स्पेस दिया हुआ। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया है, वित्त मंत्रालय दिया गया है, 4 बड़े पोर्टफोलियो उनको दिए गए और एकनाथ शिंदे से ज्यादा। और ये भी कहा गया है कि अभी वहां पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर अभी, उसमें पार्टी ने उनको 2 सीटें ज्यादा देने का प्रॉमिस किया है कि 2 सीटें आपको ज्यादा देंगे। मुझे लग रहा है अजीत पवार को पहले ही उम्मीद से ज्यादा और मतलब जिनका उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उससे ज्यादा दिया गया था। और मुझे लगता है कि जिस तरह प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा था, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर जिस तरह से कंट्रोवर्सी रही है लगातार, तो उससे बनाने से प्रधानमंत्री मोदी बचे होंगे। हालांकि सुनील तटकरे को बना सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के समय इनको स्पेस दिया जाएगा। और सिर्फ एक सांसद है आपका, एक जीतकर आपका सांसद आया, उस पर आप ये कहो कि इसको भी आप कैबिनेट मंत्री बना दो। प्रदेश में ऑलरेडी आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, वित्त मंत्रालय आपको दिया गया है, आपके बड़े पोर्टफोलियो आपके मंत्रालयों को दिए गए। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी दिया गया था। आप एकनाथ शिंदे को भी देखिए, उनको भी एक ही मंत्री दिया है कैबिनेट, उनके साथ जितने के उनको एक दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि गुट की परफॉर्मेंस से वहां पे भी कुछ कद कम किया जाएगा। जिसका आप जो कह रहे हैं कि स्टेट में ऑलरेडी इतनी उनका बड़ा विधानसभा चुनाव तो 90 दिन बाद विधानसभा चुनाव है, तो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई पोर्टफोलियो किसी का चेंज नहीं होगा। अभी चुनाव की तैयारी करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस गए, उनसे बात की है। मुझे लगता है अमित शाह भी शाम को उनसे मिलने वाले, खबर आ रही है अमित शाह से मिलने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल मिल के आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो उनको नहीं लिया जाएगा, ये तय है अभी केस में। अभी एक्सपेंशन में आगे अगर लेते हैं या फिर अभी तो आगे समय बहुत है, अब आगे एक्सपेंशन तो करके कुछ भी चीज बदली जा सकती है। अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो भाई हरियाणा और महाराष्ट्र 2 जगह जहां चुनाव होने हैं, बिल्कुल उसको एक मैसेज देना ज्यादा जरूरी है। वो भी 90 दिन में होना है, मतलब अक्टूबर में ही होना है, बहुत समय भी नहीं बचा। यहाँ ये भी तो देखना होगा ना कि अजीत पवार जो क्लेम करके आए थे, क्या वो डिलीवर कर पाए? नहीं डिलीवर कर पाए। तो राजनीति तो इसी तरह से गिव एंड टेक चलता है ना। अगर आपका प्रभाव नहीं है, आप जिस वजह से आप आए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अजीत पवार की वजह से बहुत ऐड नहीं हो रहा होगा, और अगर हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, कल हमने कह दिया या आज चर्चा हो गई प्रफुल्ल पटेल से ये हो जाएगा या दूसरी बातें हो जाएंगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के टॉप पर बैठे लोग जो साम दाम दंड भेद सब कर लेते हैं, हर राजनीतिक गोटी बहुत अच्छे से बिठाते हैं, जरा से नफा नुकसान को देखते हैं, वो इसको नहीं समझ रहे होंगे क्या? अच्छा, आप अपने सूबे का बताइए। यूपी से जो नाम आए हैं अभी तक, आपको लगता है यूपी के लिए ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सहयोगियों का रिप्रेजेंटेशन तो बड़ा क्लियर है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर जयंत चौधरी की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें, और लेकिन अब राजनाथ सिंह तो जाहिर है वो तो मतलब एक तरह से कहें वो तो टॉप लीडरशिप में है, तो उसमें कुछ है नहीं। पंकज चौधरी एक हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर से कितना रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरे मन में सवाल बार बार आता है। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वजह ये रही है, जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जब आप हारी हुई सीटों की समीक्षा करते हैं, जब आप जिनको नया टिकट भी दिया वो कैसे लोग थे, तो उस पर यह सवाल खड़ा होता है। तो मेरा अभी भी यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि इस वाले में ना करें, आगे कुछ करना हो, लेकिन निश्चित तौर पर और लोगों को जो गुंजाइश, जिसको हम कहते हैं ना कि अपना कैडर कहां है, इनके कार्यकर्ता कहां है, बीजेपी का वर्कर कहां है, उसकी जरूरत बहुत है। अनंत जी, कोई ब्रॉड थीम आपको मंत्रिमंडल में जो दिखाई दे रही, कंटिन्यूटी के अलावा, या वही है सब? अब उत्तर प्रदेश में आपके उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, अब उनको भी आप ब्राह्मणों का नेता कह सकते हैं।
अब उप मुख्यमंत्री हैं वो, कौन सा कैडर वो जाएगा? नेता है और ब्राह्मण है, दोनों नहीं, है वही बड़े नेता हैं, लेकिन कौन जाएगा? नेता है, ब्राह्मण है, पर ब्राह्मणों के नेता नहीं है। ये आप तय कीजिए। ये हम बता रहे हैं ना आपको। और जो बीजेपी काडर की बात हो रही है, ब्रजेश मिश्रा के साथ देखिए लगातार बीएसपी के लोग बने हुए हैं, और ब्रजेश पाठक के साथ, क्षमा करिएगा, और ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा के कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं। तो अगर आप बाहर के जो लोग आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको ज्यादा महत्व दीजिएगा और अपने कार्यकर्ताओं को कम महत्व दीजिएगा सौरभ जी, तो मुझे लगता है कार्यकर्ता क्यों लगा रहता है, उसके एस्पिरेशंस होते हैं, अच्छा हम मंत्री बन जाएंगे, हम मतलब हम या हमसे आइडेंटिफाइड लोग बन जाएंगे। जब वो टूटता है तब लोगों का दिल जो है वो टूटता है, और उसकी परिणति इस चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने देखी कि किस तरह अपने कार्यकर्ताओं को, मतलब कार्यकर्ता घर बैठ गया। आपको मैं बता रहा हूं कि वाराणसी से मेरे बात हुई, वहां पर्ची तक नहीं बटे आधे क्षेत्र में, है ना। अब क्या बताऊं, ताज नदेसर में बैठकें होती रही और कार्यकर्ता दूर रहे। ताज नदेसर में तो एक दो बड़े नेता ही रहते हैं। नहीं, बहुत सारे नेता रहे थे वहां। और नहीं, गाजियाबाद में नहीं बटी है और पर्ची। वो जो प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर, मतलब देखभाल करने वाला था, रोज ताज में बैठा मिलेगा आपको अभी। तो ऐसे कार्यकर्ताओं पर आपने भरोसा जताया जो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। अयोध्या क्यों हार गए? फैजाबाद, वहां के लोग हमें बता रहे हैं अभी कि कोई पर्ची ही देने नहीं आया। एक पीठ है, वहां 45 वोट हैं, और 97 वर्ष के सबसे बुजुर्ग आदमी उस पीठ के मुखिया के आदरणीय है। अब वो उन्होंने कहा कि मैं इनको ले कैसे जाऊं, वो शाम से लेके सुबह तक पर्ची के लिए संघर्ष करते रहे। अयोध्या वाली सीट की बता रहा हूं, लेकिन उनको पर्ची नहीं मिल पाई। तो कार्यकर्ताओं की वजह से ही तो नहीं मिली होगी। और कार्यकर्ता क्यों बाहर नहीं निकले? क्योंकि आपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा अगर बार बार मंत्रिमंडल में भी दिखाई देगा, हो सकता है कि अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश की कल की बैठक का मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक से नदारद थे। अब कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के मन में जा रही है ना कि क्यों ये दोनों नदारद हैं। या तो पार्टी साफ करे कि उनको मंत्रिमंडल, यहां मंत्रिपरिषद के गठन में उनको इंतजाम में लगाया गया है, चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे मौर्य जी हो, दोनों को कहीं किसी इंतजाम में लगाया गया कि भाई आपको सब 64 इंतजाम देखना है, करना है। नहीं तो दोनों की उपस्थिति कुछ प्रश्न खड़े करती। कल ही आ गई थी बात तो ये वैसे। हाँ, मैं इसीलिए कल से जोड़ के कह रहा हूं की कहावत है कि इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। यो ध्रुवानी परितज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में वही। अर्थात जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाता है उसका निश्चित नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो पहले से अनिश्चित है। ठीक। तो देखिए जब आप हार जाते हैं ना तो कई विश्लेषण निकल करके आते हैं। यही यदि हम लोग जीत गए होते सारा, तो सारी चीजें जो है वो नए सिरे से तो है ही बात। गलतियां होती हैं, गलतियां हुई हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश का गलतियां होना कोई बुरी बात नहीं है, गलती सब करता है, लेकिन गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करते हुए आपने बताइए अभी तक सुधार दिख रहा है इसमें? आज की कवायद में मुझे तो उत्तर प्रदेश की लिस्ट में नहीं दिख रहा, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, उनको भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है चूंकि इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है जो कह रहे हैं, क्योंकि अब तो एक फिर मैं नेताओं पे बात आऊँगा कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता कौन, जमीन से जुड़ा हुआ नेता कौन था। तो कल ही जिक्र चल रहा था वाजपेयी जी का, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का। हाँ। अभी भी स्कूटर से बैठ चलने वाले कार्यकर्ताओं तक बैठने वाले, आज के दिन में तो अधिकांश लोग फॉर्च्यूनर से नीचे उतरते ही नहीं है। ऐसे नेताओं जो आदर्श हुआ करते थे कार्यकर्ताओं के लिए, यदि आप 7 स्टार में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का, मुंबई के 7 स्टार में बैठ करके, और आप यदि मीटिंग करेंगे और आप वहाँ के प्रभारी हैं, तो आज के दिन में तो कैमरे लगे होते हैं ना, ये मोबाइल लगा होता है। दूसरे दिन मेरे पास फोटो आ गया, 3 पीस सूट पहन करके आप यदि वहाँ पर चले जाएंगे, बैठे रहेंगे, तो आम कार्यकर्ताओं में तो यही बात होती थी ना, भाई देखिए हम तो जमीन पर लड़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। ये आदमी के प्रधानमंत्री जैसा 206 सभाएं करना, आप जितने भी पक्षियों को आप मिला दीजिए, एक साथ खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री का। आप जिनकी बात कर रहे हैं प्रभारी की, वो तो उसी भूमिका में रहे ना, वो कब मास लीडर रहे?
तो मैं वही कह वो रहा तो हूं, फिर इसी भी उनको मैनेजमेंट प्रबंधन की भूमिका में थे, तो फिर वहां नहीं, उनको वो मैं तो उप प्रभारी मुख्यमंत्री- की बात ही आप नहीं फिर कर रहा, उनको प्रभा- उप मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, फिर आप उनको राज्यसभा भी भेजते हैं। भाई क्या उससे क्राइटेरिया पहले है? मेयर भी बनाते हैं, उससे पहले लेकिन बात हो रही है। लेकिन जो वाजपेयी जी वाली बात आप लोग कर रहे हैं, वाजपेयी जी के अलावा आप भारतीय जनता पार्टी को नई लीडरशिप ग्रूम करना होगा ब्राह्मणों में। आप वही पुराने लोगों को लेकर चलते रहेंगे। वाजपेयी जी ठीक है कि आज तक उनके खाते में सबसे बड़ी जीत दर्ज है, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे 14 में शायद प्रदेश अध्यक्ष थे ना, 14 वाला, बिल्कुल। हाँ, तो वो सबसे बड़ी जीत दिलाई उन्होंने, वो ठीक है। लेकिन आपका सेकंड जनरेशन ऑफ ब्राह्मण लीडर्स कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं सिर्फ क्या देखिए, दूसरी पार्टी से आनंद जी- आए हुए लोगों को आनंद ही जी- भारतीय जनता सर पार्टी? ऐसा है ना, दूसरी बात, बेंच स्ट्रेंथ होनी भी तो चाहिए ना आपके पास। आनंद जैसे जी- अभी आप ही सबने बताया कि इसमें आनंद जी- सारे पुराने लोग दिखाई दे रहे हैं। आनंद जी, एक सबसे दूसरी बात जो हम लोग एक महत्वपूर्ण चीजें भूल जाते हैं कि आप राज्य के अंदर यदि आप हैं, मुखिया हैं, तो आपके बाकी प्रतिनिधित्वों को भी एम्पावर करना पड़ेगा। उनको भी लगना चाहिए कि हाँ वो क्षेत्र में कुछ हैं। वो यदि बात आप मैं- हालांकि उनकी ये रसूख सवाल भी है, खत्म क्या कर राज्य देंगे, सरकार में भी कुछ बीजेपी को बदलाव इतनी होगा? अच्छी तरह समझने वालों के बीच में वो रसूख यदि खत्म हो समझने जाता वाले, है चाहने और सारा वालों के काम बीच में ब्यूरोक्रेसी ही करता एक है, तो वो ब्यूरोक्रेसी पर empowerment डिपेंडेंसी की- जो है, ये empowerment खतरनाक की चीज कड़ी है। तो शीर्ष से शुरू होनी चाहिए ना। नहीं, मेरा ये मानना है कि सब कुछ शीर्ष ही कर लेगा तो नीचे वाले क्या करेंगे? अरे एम्पावर करना तो इतना नहीं, बाहर एम्पावर अच्छा साहब, समय चला जाए, संजीव जी से ही सर बस आपका फाइनल कमेंट में लूंगा मंत्रिमंडल के ऊपर। क्या आपको ब्रॉड थीम इसकी दिखाई दे रही है? एक कंटिन्यूटी है, नए साथी आ गए। देखिए, ऐसा है कि कोई चीज में जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंट और चेंज नहीं हुआ हो तो उसके बारे में टिप्पणी भी कॉन्टिन्यूटी के अलावा कुछ हो नहीं सकती। मैं एक्चुअली इस कैबिनेट एक्सपेंशन या फॉर्मेशन को एक प्रोसेस की तरह देख रहा हूँ। ज्यादा नजर जो मेरी है वो बजट कैसा आ रहा है, उसमें क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या वेलफेयर की तरफ लौटेगी या रिफॉर्म्स पे रहेगी, क्या प्रेशर रहेगा नहीं रहेगा, उड़ीसा में कौन चीफ मिनिस्टर बनना है, क्या राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बदल रहा है। एक्चुअली दिलचस्प बातें मंत्रिमंडल फॉर्मेशन के आगे निकल गई हैं। मतलब उसके इर्द गिर्द ज्यादा। और मंत्रिमंडल फॉर्मेशन का दिलचस्पी अब एक्चुअली में जो जिस बात पे रह गई है, क्योंकि नाम आपने बता दिए कि पोर्टफोलियोज, अगर पोर्टफोलियोज में कोई सरप्राइज आता है तो सरप्राइज की तरह से उसको देखा जाएगा। सरप्राइज नहीं होगा तो फिर बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। एक लेवल पे आप कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, दूसरे लेवल पे कह सकते हैं आप कुछ सीखे ही नहीं, कुछ सीखे नहीं। समीर जी, आप कैसे देखेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूटी, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार अगले 10, 15, 20 साल के जो प्लान लेके चल रहे हैं, मंत्रियों को जो टारगेट दिया हुआ था पिछले 5 साल से वो उसको काम कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री नहीं चाहते होंगे कि इसमें कोई चेंज हो, नया मंत्री आया उसको पोर्टफोलियो भी वैसे ही रहने वाले हैं। मुझे लगता है पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। एक आध तो होंगे, जैसे ज्योतिराज सिंधिया का मुझे लगा कि सिविल एविएशन से हटाकर उनको बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि सिविल एविएशन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो किसी सहयोगी दल को दिया जा सकता है। ज्योतिराज सिंधिया को बड़ा मंत्रालय मिलेगा, शिवराज सिंह चौहान बड़े मंत्री बनेंगे इसके अंदर, मनोहर को बड़ा मंत्रालय मिलेगा। सिविल एविएशन में बहुत है, ऐसा नहीं है। सिविल एविएशन में बाकी और चीजें सिविल तो बहुत कुछ एविएशन तो कोई बिक और गया। पार्टी मांग रही है। अब बहुत ज्यादा उसमें है नहीं। प्रफुल्ल जी ज्योतिराज तो है सिंधिया नहीं, मुझे लग रहा है प्रफुल्ल जी को दे नहीं रहे, नहीं तो सिविल एविएशन तो उनकी प्रफुल्ल पहली जी के लिए चॉइस रूट वाला अच्छा, मसला प्रफुल्ल भी जी के लिए नहीं अब है। कुछ अब तो बचा गुंजाइश नहीं। है नहीं। बचा ही नहीं है वहाँ पे। और बड़ा हिस्सा उसका बिक भी गया है, मतलब प्राइवेटाइजेशन भी बहुत हो गया। तो हाँ, मुझे लग रहा है तो एयर ज्योतिराज इंडिया भी सिंधिया को चला बड़ा गया कोई तो। मंत्रालय मिला जाएगा, और उसी हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि चलना कोई बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक, चलिए, पोर्टफोलियो तो बात की बात है। पोर्टफोलियो देखिए आज रात को आते हैं या कल पता चलते हैं, इतना उसमें कुछ समय तो जाएगा ही। पर इससे पहले का समय 7:15 का, जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, और ये सभी नाम जो आपने भी देखे उनकी वो आपको वहां पर दिखाई देंगे आज राष्ट्रपति भवन में। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।